हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर रियल नंबर्स ऑफ क्लास 10th में पढ़ा था कि व्हाट आर रैशनल नंबर, व्हाट आर इरेशनल नंबर्स एंड व्हाट आर रियल नंबर। साथ में हमने पढ़ा था अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और साथ में उसे बेस कुछ क्वेश्चंस किए थे। सो आज हम एक और थ्योरम करेंगे, उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो आर थ्योरम इज लेट पी बी अ प्राइम नंबर। अगर पी कोई भी एक प्राइम नंबर है और अगर पी डिवाइड करे ए स्क्वायर को, तो हम कहते हैं कि पी ए को भी डिवाइड करेगा, जहां पर ए कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। सो अब लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी एज फॉलोज। ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने उसकी कोई प्राइम फैक्टराइजेशन मान लिया है। मान लो कि हम ए को मैं लिख सकती हूँ P1 P2 इंटू सो ऑन टिल Pn। मान लो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ। मैंने ए की प्राइम फैक्टराइजेशन लेट ले ली है कि ए को मैं लिख सकती हूँ P1 इंटू P2 इंटू सो ऑन टिल Pn। जब P1 P2 से लेके Pn जो है सारे प्राइम्स है, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। मतलब ये P1 P2 Pn अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकते हैं। हो सकता है P1 P2 दोनों के दोनों इक्वल नंबर हो, Pn डिफरेंट हो, या P1 P2 अलग हो, P3 और P4 सेम हो। तो मतलब ये नंबर डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। जैसे कि मैं कह सकती हूँ, जैसे मैंने नंबर ले लिया, मान लो 8 लिया, तो 8 को मैंने कैसे लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2। इधर मैं देख सकती हूँ, अगर मैं मानती हूँ कि ये सब जो है P1 P2 और P3 है, तो सबके सब सेम है ना। अब अगर मान लो मैंने 6 ले लिया, 2 इंटू 3। यहाँ पर देख सकते हो मैंने 6 को लिखा है 2 इंटू 3। यहाँ पर 2 और 3 डिफरेंट है, मतलब P1 P2 डिफरेंट है, P1 2 है, P2 मैंने 3 ले लिया, तो दोनों डिफरेंट हो गए। तो मतलब मैंने ए को लिखा है, ए को मैंने लिखा है P1 P2 टिल Pn। जब P1 P2 और Pn जो ये सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट। मतलब जरूरी नहीं कि सब अलग हो, सेम भी हो सकते हैं। अब मैंने फाइंड करा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हो जाएगा, ए अगर हमारा ये है P1 P2 टिल Pn, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, P1 P2 टिल Pn इंटू P1 P2 टिल Pn। क्योंकि मैंने ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया ना, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए हो गया, तो मतलब दिस टर्म इंटू दिस टर्म हो गया। तो P1 इंटू P1 कितना हो गया, P1 स्क्वायर। नाउ P2 इंटू P2 कितना हो गया, P2 स्क्वायर। सो ऑन टिल Pn इंटू Pn हो गया Pn स्क्वायर। सो ए स्क्वायर का मैंने लिख दिया इक्वल टू P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर टिल Pn स्क्वायर। अब हमें गिवन है कि जो P है वो डिवाइड करे ए स्क्वायर को। हमें गिवन है कि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब P इस एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करेगा। अब हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें कहती है P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। इस लाइन का मतलब क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमारी कहती है कि हम, ये थ्योरम हमने मेंशन किया है मैं नीचे, जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ी है, कि हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होती है। मतलब देखा जाए, मैंने ए स्क्वायर को कैसे लिख दिया, P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर इंटू Pn स्क्वायर तक लिख दिया इसको मैंने ऐसे। तो मतलब ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। मतलब ए स्क्वायर को मैं लिख सकती हूँ P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर टिल सो ऑन Pn स्क्वायर। इसके अलावा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ और नहीं हो सकती। मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि ए स्क्वायर को मैं ऐसे लिख रही हूँ और इसकी मैं कोई और प्राइम फैक्टराइजेशन भी कह दूंगी। मतलब 6 को देखा जाए तो मैं 2 इंटू 3 लिख सकती हूँ, कुछ और तो नहीं लिख सकती। 8 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, कुछ और तो नहीं लिख सकती। तो मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है। तो मतलब मुझे पक्का पता है कि ए स्क्वायर को मैंने P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर टेल Pn स्क्वायर ही लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम ये थ्योरम मेंशन भी करनी पेपर में, और साथ में इस थ्योरम को हम यूज करेंगे। तो पेपर में इसको मेंशन करना इस थ्योरम को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसकी स्टेटमेंट जरूर लर्न कर लेना। पेपर में अगर ये क्वेश्चन या ये प्रूफ 3 मार्क्स का आता है, तो मैं 1 मार्क्स इस थ्योरम का ही होगा। तो अब हमें गिवन है कि P डिवाइड करे ए स्क्वायर को, P डिवाइड करे ए स्क्वायर को, तो मतलब P जो है इस एक्सप्रेशन को भी डिवाइड करेगा। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो P इस, और जो ए स्क्वायर है वो इसके इक्वल है, तो वो इसको भी डिवाइड करेगा। तो अगर P इसको डिवाइड करेगा, तो मैं कह सकती हूँ कि P जो होगा, तो हम कह सकते हैं कि P जो होगा इनमें से कुछ होगा। मैं फिर से बात कह देती हूँ कि जो ए स्क्वायर है वो है, ये प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर सो ऑन टिल Pn स्क्वायर, ये है। और हमें गिवन है कि जो P है ना, वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड करे, तो हम कह सकते हैं कि P जो होगा इस टर्म को भी डिवाइड करेगा, मतलब इस पूरे को भी। मतलब मैं कह सकती हूँ कि जो P होगा वो डिवाइड करेगा P1 स्क्वायर
P2 स्क्वायर टिल सो ऑन टिल Pn स्क्वायर, इसको भी डिवाइड करेगा। अब अगर P इन सबको डिवाइड करेगा मतलब P देखा जाए इनमें से ही कुछ होगा। अगर P इनमें से कुछ होगा तो मैं कह सकती हूँ कि P जो होगा या तो P1 हो सकता है, P जो है वो P2 भी हो सकता है, P जो है वो Pn भी हो सकता है। इनमें से कुछ भी हो सकता है। हमने कहा कि P इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा है। अगर P इस एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहा है मतलब P जो है वो P1 स्क्वायर हो सकता है, P2 स्क्वायर हो सकता है और Pn स्क्वायर हो सकता है। तो अगर मैं स्क्वायर को अवॉइड करूं क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर P P1 स्क्वायर है तो P P1 भी हो सकता है, P2 भी हो सकता है और Pn भी हो सकता है। ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट बात थी कि अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो मतलब P इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करेगा मतलब वो P1 P2 और Pn में से कुछ भी हो सकता है। तो अगर इनमें से कुछ भी हो सकता है, अगर P1 P2 Pn में से कुछ भी हो सकता है मतलब वो इनमें से कुछ भी हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है ना, P1 P2 Pn तक। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि P जो है P1 P2 Pn में से कुछ भी हो सकता है मतलब। और हमें ऑलरेडी हमने देखा है कि A जो है P1 P2 टिल Pn, ये हमें एक्सप्रेशन पता है। तो हम कह सकते हैं कि जो P है वो A को भी डिवाइड करेगा। मैं ये वाली थ्योरम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। सॉरी, वाली थ्योरम मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने लिया था, एक मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ। ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इस थ्योरम पर इतना ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इस थ्योरम को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ सो दैट आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो एक बार इसका मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमें गिवन था कि ए जो पी जो है डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। मुझे प्रूफ करना है कि जो पी है अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करे तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। पहले हमने ए की एक प्राइम फैक्टराइजेशन ले ली। ए इज इक्वल टू हमने ले लिया, मान लिया हमने कि ए जो है वो P1 P2 एंड सो ऑन टिल Pn तक है। अब हमें गिवन है कि P डिवाइड करें ए स्क्वायर को, तो पहले हम ए स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू ए, मतलब ये हो जाएगा P1 P2 सो ऑन टिल Pn इंटू P1 P2 सो ऑन टिल Pn। तो ये हो गया। अब इसमें देखा जाए तो ये P1 और P1 मिला के P1 स्क्वायर हो जाएगा, ये P2 और ये P2 मिला के P2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं इसको P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर सो ऑन टिल Pn स्क्वायर। अब हमें गिवन है कि जो P है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जो ए स्क्वायर है वो इसके इक्वल है, तो P वाला इसको भी डिवाइड करेगा। अगर P इसको भी डिवाइड कर रहा है मतलब P जो होगा इनमें से कुछ होगा, मतलब P जो है वो P1 हो सकता है, या तो P2 हो सकता है, या तो P3 हो सकता है, या तो Pn, इनमें से कुछ भी P हो सकता है। अगर P इनमें से कुछ भी हो सकता है मतलब P इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर P इनमें से कुछ भी हो सकता है मतलब P डिवाइड कर देगा A को भी, क्योंकि अगर P इनमें से कुछ भी है और ये सब A के इक्वल है इसका प्रोडक्ट, तो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थ्योरम को मैंने 2-3 बार प्रूव किया है। अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में, जो इस थ्योरम में बेस्ड आता ही आता है। हमें पेपर में बोल दिया जाएगा रूट 2 को इरेशनल प्रूफ करो, रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करो, रूट 7 को इरेशनल प्रूफ करो। इस इन सबके प्रूफ के जो कॉन्सेप्ट है वो सेम चलेगा, बस हमें चेंज करना क्या है कि अगर रूट 2 है तो रूट 2 को लेकर चलो, रूट 3 है तो रूट 3 को लेकर चलो, रूट 7 है तो रूट 7 को लेकर चलो। तो कोई भी इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करने के लिए बोल दिया जाए, हमें कॉन्सेप्ट सेम यूज करना है, सेम स्टेप्स होंगे। पर हमें ये ध्यान रखना है कि रूट 2 की बात हो रही है, रूट 3 की बात हो रही है, रूट 7 की बात हो रही है, रूट 11 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है। सो हम स्टार्ट करते हैं। हमें प्रूव करना है रूट 2 इरेशनल है। पहले हम एज्यूम करेंगे कि रूट 2 रैशनल है और हम एक कॉन्ट्रडिक्शन ले आएंगे। अगर मैंने मान लिया रूट 2 रैशनल है तो रूट 2 को मतलब A/B फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन से, जहां पर ए और बी जो होंगे वो कोप्राइम होंगे। ए और बी कोप्राइम होंगे मतलब इनका पास
जो कॉमन फैक्टर होगा 1 होगा। ए और बी को प्राइम हमने लिए हैं इधर, मतलब ए और बी का कॉमन फैक्टर बस 1 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इसी कॉन्सेप्ट में कॉन्ट्रडिक्शन लेके आएंगे। तो हम आगे देखते हैं। अगर रूट टू को मैंने ए बाई बी लिख दिया, तो उसको हम लिख सकते हैं रूट टू बी इंटू ए, सॉरी रूट टू बी इक्वल टू ए लिख सकते हैं। अब हमने दोनों साइड पे स्क्वायरिंग ले लिया है, तो ये हो गया रूट टू बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो गया टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर बाय टू इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर मैं टू को इस साइड ले आऊँ तो ए स्क्वायर बाय टू इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस टर्म का मतलब हो गया कि जो टू है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर जाएगा। इससे हमें पता है कि टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब हमें पता है, हमें पता है कि अगर p डिवाइड करते हैं ए स्क्वायर को तो p a को भी डिवाइड करता है। अभी हमने थ्योरम करी है, तो मतलब अगर टू डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, हमने अभी क्या किया है, हमने अभी क्या करा कि जो टू है वो डिवाइड करे ए स्क्वायर को। टू अगर डिवाइड करे ए स्क्वायर को, और तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग टू ए को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर जो ए टू है बेसिकली वो p है। तो टू अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करे तो p टू ए को भी डिवाइड करेगा। तो टू शैल डिवाइड ए ऑल्सो। तो ए को डिवाइड कर रहा है, अगर टू ए को डिवाइड करे तो मैं इसको लिख सकती हूँ ए बाई टू इक्वल टू ए बाई टू, क्योंकि टू डिवाइड कर रहा है अगर ए को, तो मैं लिख सकती हूँ ना, तो ए बाई टू लिख सकती हूँ अगर टू ए को डिवाइड कर रहा है। तो अगर टू ए को डिवाइड कर रहा है तो मैं ए बाई टू को सी लिख सकती हूँ। क्यों, इधर देखो ए बाई टू है। अब लिखा जा रहा है कि जो टू है ना वो ए को डिवाइड कर रहा है। अगर फुली डिवाइड कर रहा है तो जो भी आंसर आएगा वो कोई ना कोई इंटीजर आएगा ना। तो इंटीजर को मैंने सी मान लिया, जैसे सी कोई भी इंटीजर है। इसको मैं लिख सकती हूँ ए इक्वल टू टू सी लिख सकती हूँ मैं। नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। हमें पता है टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था यहाँ पर, इस वाली टर्म से हमें पता था कि टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर था। टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। अब अगर मैं ए की जगह, अगर मैं ए की जगह टू सी लिख दूँ यहाँ पर, जो एक इक्वल टू टू सी आता है, अगर मैं ए की जगह इस वाले में टू सी लिख दूँ तो क्या आ जाएगा, टू बी स्क्वायर इक्वल टू ए की जगह टू सी लिखा तो टू सी का होल स्क्वायर, ये आ गया टू बी स्क्वायर इक्वल टू फोर सी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर हो गया वन बाई टू इंटू फोर सी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू टू सी स्क्वायर। तो ये आ गया, अगर मैं टू को लेफ्ट साइड पे ले जाऊं बी स्क्वायर बाय टू इक्वल टू सी स्क्वायर। अब इसमें हम देख सकते हैं बी स्क्वायर बाय टू इक्वल टू सी स्क्वायर आया। इस ये एक्सप्रेशन बताता है कि टू जो है वो बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, टू डिवाइड कर रहा है बी स्क्वायर को। अगेन यही थ्योरम यूज करके हम कह सकते हैं कि टू बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू बी को भी डिवाइड कर रहा होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा था, इधर देखो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाली चीज। सो हमने इधर देखा था कि जो टू है वो ए को डिवाइड कर रहा है, हमने फर्स्ट मार्क करा था इसको, टू ए को डिवाइड कर रहा है। इधर हम ले आए कि जो टू है वो बी को डिवाइड कर रहा है, हमने टू मार्क करा था। तो मतलब टू ए को भी डिवाइड कर रहा है, टू बी को भी डिवाइड कर रहा है। बट हमने एजम्पशन क्या ली थी, हमने एजम्पशन ली थी कि जो ए और बी है वो को प्राइम है, मतलब वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। पर इधर हम क्या देख लिया हमने कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर टू हो रहा है, टू ए को भी डिवाइड कर रहा है, टू ए को भी डिवाइड कर रहा है और टू बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो मतलब टू ए और बी का एक और कॉमन फैक्टर हो गया। बट ये तो हमारी एजम्पशन से अलग बात हो गई, हमने एजम्पशन क्या ली थी कि ए और बी को प्राइम है, तो मतलब उनका कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए था। बट हम एक टू भी ले आए, तो मतलब हमारी जो एजम्पशन थी वो गलत थी, हमारी जो एजम्पशन थी गलत थी। तो मतलब रूट टू इरेशनल हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल। जैसे हमने रूट टू को इरेशनल प्रूफ किया वैसे हम रूट थ्री को इरेशनल प्रूफ करेंगे, बिल्कुल सेम स्टेप्स चलेंगे, सबको सेम चलेगा। हमने फिर से एज्यूम करना है कि जो रूट थ्री है वो रैशनल है, तो उसको हम ए बाई बी फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर ए और बी को प्राइम होंगे, मतलब उनका कॉमन फैक्टर बस वन ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो रूट थ्री को लिखा ए बाई बी, तो ये हो गया रूट थ्री बी इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑफ रूट थ्री बी इक्वल हो गया ए स्क्वायर के। ये इंप्लाई करता है थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर बाई थ्री। अगर मैं थ्री को इधर ले आती हूँ तो बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई थ्री के। अगेन अगेन मैं देख सकती हूँ कि जो टर्म है ए स्क्वायर बाई थ्री, ये इंप्लाई करती है कि जो थ्री है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब थ्री अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही थ्योरम यूज करके हम कह सकते हैं कि थ्री ए को भी डिवाइड करेगा। इसको हमने वन मार्क कर दिया। नाउ अब अगर थ्री डिवाइड करे ए को, मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ थ्री बाई ए, क्योंकि ए जो है वो थ्री को डिवाइड कर रहा है।
अगर ए 3 को डिवाइड कर रहा है, अगर फुली डिवाइड कर रहा है, तो मतलब जो आंसर आएगा वो कोई ना कोई इंटीजर होगा, उस इंटीजर को मैंने सी मान लिया। अब सो दिस इंप्लाइज ए इक्वल टू 3c हो गया। अब हमें ये बात पता है, हमें बात पता है कि 3b² इक्वल टू ए स्क्वायर था। इसमें मैं बी की वैल्यू पुट कर दूंगी, 3b² इक्वल टू ए स्क्वायर था, इसमें मैंने ए को पुट कर दिया 3c। इधर इस वाले से मैंने पुट कर दी ए इक्वल टू 3c। सो आ गया 3b² इक्वल टू 3c का होल स्क्वायर। दिस इंप्लाइज 3b² इक्वल टू 9c स्क्वायर। दिस गिव अस b² इक्वल टू 1/3 इंटू 9c स्क्वायर, विच इंप्लाइज b² इक्वल टू 3c स्क्वायर। सो दिस विल गिव अस 3 को अगर मैं लेफ्ट साइड पे ले आऊँ तो वो आ जाएगा b²/3 इक्वल टू c स्क्वायर। अगेन b²/3 है, इससे मैं कह सकती हूँ कि 3 जो है वो डिवाइड करेगा, मतलब जो 3 है वो डिवाइड करेगा b² को। अब 3 डिवाइड करे b² को, अगेन वो थ्योरम यूज करके अगर 3b² को डिवाइड करेगा तो 3b को भी डिवाइड करेगा। अब हमने लिया था कि 3 डिवाइड कर रहा था ए को, हमने प्रूफ किया था कि 3 डिवाइड कर रहा था ए को। अब हमने प्रूफ कर दिया कि 3 डिवाइड कर रहा है बी को भी। बट हमने जम्पशन क्या ली थी, हमने जम्पशन ली थी कि जो ए और बी है वो को प्राइम है, मतलब 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। बट हमने क्या कर दिया कि 3 ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब ए और बी का कॉमन फैक्टर 3 भी है। तो ये तो हमारी जम्पशन से गलत बात हो गई, क्योंकि हमने तो एज्यूम किया था कि दोनों को प्राइम है, उनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट इधर तो 3 भी आ गया, तो मतलब हमारी जम्पशन रॉन्ग थी। एजम्पशन रॉन्ग थी, मतलब ए और बी को प्राइम नहीं है, तो हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी, तो मतलब √3 इरेशनल हो जाएगा। ए और बी को प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि हमने उसके अलावा एक 3 फैक्टर भी निकाल दिया। को प्राइम तब थे जब उनको कॉमन फैक्टर बस 1 था, बट क्योंकि हमने 3 भी फाइंड आउट कर लिया कि 3 भी का एक कॉमन फैक्टर है, तो मतलब वो को प्राइम नहीं है। बट हमने एज्यूम क्या किया था कि वो को प्राइम है, तो मेरी assumption रॉन्ग है, तो मतलब √3 इरेशनल हो गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज है इरेशनल नंबर्स की। सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब अगर मैं रैशनल नंबर लेती हूँ मान लो 2, और एक इरेशनल नंबर लेती हूँ मान लो √3, इनका अगर मैं सम या डिफरेंस लेती हूँ, इनका अगर सम लेती हूँ मतलब 2 + √3, तो इनका सम जो होगा हमेशा इरेशनल होगा। इसी की तरह का मैं इसका डिफरेंस ले लेती हूँ, मतलब 2 - √3 ले लूँ, तो ये भी इरेशनल ही होगा। नाउ द प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। मतलब नॉन जीरो रैशनल नंबर, नॉन जीरो रैशनल नंबर मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ और ले लेती हूँ मैं, 3 ले लेती हूँ। और इरेशनल नंबर मतलब √3 5 ले लेती हूँ। तो इनका मैं प्रोडक्ट करूँ अगर, मतलब 3 इंटू √5 लो, ये क्या होगा 3√5। तो इनका अगर प्रोडक्ट लेती हूँ रैशनल और इरेशनल नंबर का, रैशनल नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, तो ये हमेशा इरेशनल आएगा। साथ में अगर इसका मैं क्वोशंट ले लेती हूँ, मान लो अगर मान लो मैं इसका क्वोशंट ले लेती हूँ, मतलब 3/√5 ले लूँ, तो ये भी इरेशनल होगा। तो मतलब अगर मैं रैशनल और इरेशनल नंबर का सम या डिफरेंस लेती हूँ तो वो भी इरेशनल होता है। अगर मैं एक नॉन जीरो रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट या फिर क्वेश्चन लेती हूँ तो वो भी हमेशा इरेशनल होता है। ये प्रॉपर्टीज हम आगे यूज करेंगे कैसे, देखो हमें प्रूफ करना है 7√5 इज इरेशनल। देखो अब तक अगर हमें प्रूफ करना था कि √3 इरेशनल है, √3 इरेशनल है, √5 इरेशनल है, तो उस पर तो हम वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। बट अगर हमें इस तरीके को एक्सप्रेशन दिया जाता है कि 7√5, तो हमें प्रूफ करना है इसको इरेशनल, तो हम क्या कहेंगे, हम इधर सिंपली बोलेंगे कि जो 7 है यहाँ पर वो रैशनल है, जो √5 है वो इरेशनल है। और हमें पता है कि जो प्रोडक्ट होता है, हमें पता है कि जो प्रोडक्ट होता है रैशनल इरेशनल का, वो हमेशा इरेशनल होता है। तो इस थ्योरम को सीधा हम इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे पेपर में, और हम कह देंगे कि हाँ ये इरेशनल होगा। अब इस क्वेश्चन में जो ध्यान रखना है, अगर ये पेपर में हमें क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स का आता है, तो इतना इतना जो हमने बताया आपको एक्सप्लेनेशन इतना इनफ है कि मैंने क्या 7 रैशनल है, √5 इरेशनल है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा इरेशनल होगा, और प्रॉपर्टी स्टेट कर दी। बट अगर यही क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो हमें पेपर में ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि 7 रैशनल है, वो तो हमें पता है, बट हमें ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि √5 इरेशनल कैसे है। और √5 इरेशनल कैसे है वो हमने ऑलरेडी अभी हमने पढ़ा है कि √2 कैसे, √2 अभी मैंने प्रूफ किया इरेशनल कैसे है, मैंने प्रूफ किया √3 इरेशनल कैसे है। उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हम बता देंगे कि √5 भी इरेशनल कैसे होता है। पेपर में ध्यान रखना, अगर 1 या 2 मार्क्स का है तो इतना काफी है कि 7 रैशनल, √5 इरेशनल, इनका प्रोडक्ट इरेशनल, प्रॉपर्टी स्टेट कर दो। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स का है, कुछ भी ज्यादा मार्क्स का है, 2 से ज्यादा मार्क्स का है, तो हमें यह भी प्रूफ करना पड़ेगा कि √5 इरेशनल कैसे है। वो हमें पता है, क्यों? अभी मैंने आपको बताया कि √2 को मैंने इरेशनल कैसे प्रूफ किया, √3 को इरेशनल प्रूफ कैसे किया, सेम कॉन्सेप्ट सेम स्टेप्स यूज किए थे, वही स्टेप्स यूज करके हम पेपर में ये भी बता देंगे कि √5 कैसे इरेशनल है। अब लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 1/√7 को इरेशनल प्रूफ करना है। देखा जाए 1 जो है वो रैशनल है,
√7 जो है वो इरेशनल है। तो देखा जाए इनका कोशंट, मतलब इनका जो 1/√7 है, इनका जो क्वेश्चन लिया 1/√7 का, वो इस प्रॉपर्टी के थ्रू कि जो क्वेश्चन होता है वो भी इरेशनल होता है, तो ये भी इरेशनल हो जाएगा। सेम बात, अगर क्वेश्चन 1 है 2 मार्क्स का, तो हम सिंपली इतना बोलेंगे कि 1 रैशनल है, √7 इरेशनल है, इनका क्वेश्चन भी इरेशनल होगा, प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से ज्यादा है तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि √7 भी इरेशनल कैसे होता है, √7 इरेशनल कैसे होगा। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने √2 और √3 के केस में किए थे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकता है। थैंक यू।